जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से संचालित हो रही होगी। दोस्तों, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आपको अपनी प्रतिबद्धता में और परीक्षा के प्रति अपने समर्पण के भाव को और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। और उसी क्रम में हम भी आपके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर आपके बीच में हैं। आपका पिछला सेशन आपने देखा था कि इन्वायरमेंट के जो महत्वपूर्ण कन्वेंशन थे, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां से चीजें लेके आए थे। आज के इस सत्र में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जैव विविधता का। तो उस जैव विविधता से संबंधित इस क्लास में केवल उन बातों पर चर्चा हम करने जा रहे हैं जहां से प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता सबसे अधिक है। क्योंकि इस समय आपको फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए, इस समय केवल आपको वो चीजें चाहिए जिससे आप परीक्षा में क्या कर सकें, हिट कर सकें, और जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ है उसको पार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के जो है अपने सेशन को और देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा होगा कि जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग किसने किया। किसकी बात हो रही है? जैव विविधता का पहला प्रयोग किसने किया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा। उत्तर देते समय यह ध्यान रखिएगा कि एक शब्द होता है जैव विविधता और दूसरा शब्द होता है जैविक विविधता। बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो अगर इसमें देखा जाए कि भाई इसका शब्द ये सबसे पहले किसने दिया था, तो यहां पर देखोगे तो इसका जो है कि आंसर आपको क्या करना है, देना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक बार जो है इस चीज को आप पूरी तरीके से देखिए क्या है। अगर यहां पर देखोगे तो रेमंड एफ दासमैन, रेमंड एफ दासमैन जिन्होंने किसकी बात की थी, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की बात की थी। तो जो लोग रेमंड एंड दासमैन दे रहे थे प्रश्न का उत्तर, उनका उत्तर क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि ये किसकी बात करते थे, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की। प्रश्न में पूछा क्या गया, प्रश्न में पूछा गया बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, तो बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है डब्ल्यू.जी. रोसन ने किया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैव विविधता शब्द का सबसे पहला प्रयोग रोसन ने किया था। क्लियर। इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं। अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि भाई जैव विविधता को सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसने दिलवाई, तो उसमें आपका आंसर होगा बिल्सन। ये बिल्सन जो पर्यावरणविद थे, इन्होंने जैव विविधता को सबसे ज्यादा क्या किया, लोकप्रिय बनाया, अर्थात जनता के बीच में उसको लेके गए और जनता इनसे क्या हुई, अवेयर हुई। तीसरी चीज, जब आप जैव विविधता को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं अल्फा बीटा गामा की बात आती है। किसकी? अल्फा बीटा गामा की बात आती है। तो यह क्लासिफिकेशन किसने किया, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1972 में जैव विविधता की माप के लिए अल्फा बीटा गामा नामक एक नया कंसेप्ट प्रस्तुत किया था। तो एक बार फिर से सवाल पर देखिए, रेमंड एंड दासमैन क्या हो गए, जैविक विविधता की बात करते हैं। डब्ल्यू.जी. रोसन किसकी बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं। बिल्सन क्या करते हैं, जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाने का काम करते हैं। और व्हिटेकर की बात अगर आए तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा और गामा जैव विविधता की जो माप है उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो जैव विविधता से जो शब्दावलियां हैं और इनसे जो कंफ्यूजन है, यह चीज आपकी दूर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा कि आर.एच. व्हिटेकर क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा में बांटते हैं, मापते हैं जैव विविधता को। तो सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पर तीन चीजें आपको दिख रही होंगी। स्टेटमेंट मतलब सुमेलित है या नहीं है, यह पूछा जा रहा है, सुमेलित है, ध्यान देना सवाल में। अब इसमें पहला है अल्फा विविधता यानी अल्फा डायवर्सिटी, दूसरा है बीटा डायवर्सिटी और तीसरा है गामा। और इसके सामने उसके बारे में बताया गया है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको यह बताना है कि कौन सही सुमेलित है और कौन नहीं है। अल्फा के बारे में यह कहा जा रहा है कि एक परितंत्र में पाए जाने वाले, यानी कोई जैसे मान लीजिए यह कह रहा है कि यह एक परितंत्र है, तो इस एक परितंत्र में जो डायवर्सिटी पाई जा रही है, इसकी माप के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्फा की करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, बीटा विविधता। बीटा विविधता यह कह रहा है कि किन्हीं दो परिस्थितियों में, यानी दो पारिस्थितिकी तंत्र को ले लिया जाए, एक ये ले लिया गया, एक ये।
अब इन दोनों में जो क्या है, जो डायवर्सिटी है, अगर इनकी हम तुलना करें या इनके बारे में कंपैरेटिव स्टडी करें तो इसके लिए ये कहते हैं क्या कि भैया ये क्या है, बीटा है। और तीसरी चीज गामा की बात करें तो ये कहते हैं कि एक बहुत बड़े भूदृश्य में, किसकी बात करते हैं, एक बहुत बड़े भूदृश्य में, यानी एक व्यापक क्या ले लिया जाए, भूमंडल ले लिया जाए जिसमें मतलब जो है क्या हो, कई पारिस्थितिकी तंत्र हो। उस कई पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जैसे ये तमाम क्या हो गए, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हो गए, तो इसमें कितनी डायवर्सिटी है, इसके लिए गामा का प्रयोग किया जाता है। ये यहां पर तीनों में ये बात कही जा रही है। अब आपको बताना है कि क्या इसमें से सुमेलित है अथवा नहीं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और डी है 1 2 तीनों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अल्फा बीटा गामा डायवर्सिटी को अगर हम देखें तो ये तीनों सुमेलित हैं। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्फा का मतलब क्या हो गया, केवल एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जो विविधता हो रही है उसकी बात होगी। बीटा का मतलब क्या हो गया, 2 पारिस्थितिकी तंत्रों में जो विविधता दिखेगी उसकी माप के लिए हम क्या करेंगे, बीटा का प्रयोग किया गया। और जब पूरा भूमंडल की बात करेंगे, भूदृश्य की बात करेंगे जिसमें कई क्या हो, कई पारिस्थितिकी तंत्र हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, गामा का। और ये तीनों क्या है, सही सुमेलित है। और आपको बताया गया कि ये माप किसने दिया था, आरएच व्हिटकर ने दिया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न ये है, कुछ संस्थाएं हैं और उस संस्थाओं से संबंधित कुछ स्थल दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। जैसे पहला ए देखेंगे, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी। दूसरा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सी है वन अनुसंधान संस्थान, डी है जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। यहां पर जामनगर, इज्जतनगर, बरेली, देहरादून, गोरखपुर। अब इसमें 3 सुमेलित हैं, कोई एक सुमेलित नहीं है। तो जब एक सुमेलित नहीं है पर चर्चा करेंगे तो यहां पर जो आप इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि जो जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है यह पिंजौर में है। कहां पे, पिंजौर। और पिंजौर कहां पड़ता है, हरियाणा। ये पिंजौर में है। अब यहां पर आप कहोगे कि सर गोरखपुर में भी तो है। ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर में भी जो है क्या है, कैंपियरगंज जो आपका है, या जिसको कभी कभी आप महाराजगंज कह देते हैं, वहां पर भी गिद्धों के संरक्षण की बात की जा रही है। लेकिन यहां पर क्या है, जटायु प्रजनन शब्द पर जोर दीजिए। और संरक्षण केंद्र ये कहां पर है, तो ध्यान दीजिएगा ये पिंजौर में है। गोरखपुर में जो है नहीं है, गोरखपुर वाला जो है वो इससे अलग है, उसके कार्य अलग है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आगे प्रश्न पे पहुंचे तो ध्यान देना, एक और बात जो है याद रखिएगा कि सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, जिसका मुख्यालय अभी कहां पर है, सेंटर जो है जामनगर में है, इसकी खासियत यह है कि यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर निर्मित होने वाला पहला अनुसंधान संस्थान है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर अगर किसी संस्थान की बात करें तो यह क्या है, पहला है। आगे आइए, अगला प्रश्न यहां पर जो है पूछा जा रहा है कि जैव मंडल शब्द, अब ये किसकी बात हो गई, ध्यान दीजिएगा, जैव मंडल की बात हो रही है। जैव मंडल मतलब बायो रिजर्व की बात हो रही है, जो हम लोग बायो रिजर्व कहते हैं या बायोस्फीयर जिसकी बात होती है, तो बायोस्फीयर की बात हो रही है। शब्द का पहला प्रयोग एडवर्ड सुयस द्वारा किया गया। और दूसरी चीज यह कह रहा है कि भारत में जैव मंडल रिजर्व की शुरुआत 1986 से हुई। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप समझ रहे हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ना तो एक ना ही दो। ध्यान दीजिएगा, तो अगर यहां पर हम किसकी बात करें, अब एक बार जो है कि यहां पर आप क्या करिए, जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व आप देख रहे हैं, आपने पढ़ा है क्या कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, भारत में 18 है। उसी बायोस्फीयर रिजर्व से क्या है, प्रश्न यहां पर पूछा गया। तो बायोस्फीयर शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग करता है वो कौन करता है, एडवर्ड सुयस करता है। और यहां पर जो आप नीलगिरी देखोगे, बात समझ रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये नीलगिरी,
ये भारत का सबसे पहला क्या है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये कब शुरू हुआ था, 1986 में शुरू हुआ था। तो इसलिए जो स्टेटमेंट दिए गए, ये स्टेटमेंट आप देखोगे यहां पर तो क्या होते हैं, दोनों सही होते हैं, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब यहां पर पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, यहां पर फिर बता रहा हूं कि भारत में जो कुल जो है बायोडायवर्सिटी रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करते हैं, जिनकी संख्या है वो क्या है, 18 है। अब यहां से आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो उसमें कई प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसको आप याद कैसे करोगे, तो याद जो है अगर आप मैप के थ्रू करोगे, जैसे मान लो आप नीचे से चलते हो, तो नीचे से जब आप चलना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार। नीचे जब एकदम भारत का जो दक्षिणी सिरा है, यानी समुद्र को क्रॉस करके जब आप ऊपर आते हैं तो तमिलनाडु में जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा, जो कहां पर है, तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो क्या है, अगस्ता मलाई है, यह भी कहां पर है, तमिलनाडु में है। इससे ऊपर आओगे तो फिर कर्नाटक और इसकी सीमा पर आपको क्या मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी मिलती है। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में आओगे तो आपको शेषाचलम मिलता है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद जो है एक बार जो है आप इधर वाला एरिया याद कर लीजिए। पहले क्या करिए, याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, मैप खोल के बैठ गए। मैप में हमने ये देखा कि भाई तमिलनाडु में क्या है, तो तमिलनाडु में हमने देखा क्या, मन्नार, अगस्ता मलाई। उससे ऊपर बढ़े तो कर्नाटक, तमिलनाडु, जो आपका पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहां पर मैच कर रहा है वहां पर नीलगिरी, तो वो क्या हो गया, वहां पे आ गया। फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़े पूरब साइड में आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर हमको क्या हुआ, शेषाचलम दिखा। अगर वहीं से आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको सिमलीपाल दिखेगा, जो कहां पर है, उड़ीसा में है। उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो आपको सुंदरवन दिखेगा। तो ये वाला एरिया इतना आपने क्या किया, पहले तैयार कर लिया। कहां से, सुंदरवन, सुंदरवन के बाद जो है सिमलीपाल, सिमलीपाल से नीचे जाओगे शेषाचलम, शेषाचलम से नीचे जाओगे तो नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे जाओगे अगस्ता मलाई, उसके तरफ जाओगे तो फिर गल्फ ऑफ मन्नार। तो इतना हमने क्या किया, पहले याद कर लिया। क्लियर। अब इसके बाद जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है उसको याद कर लो, बस समझ रहे हो। तो पूर्वोत्तर वाले हिस्से को देखोगे तो नाकरेक जो है क्या है, नौकरेक आपके मेघालय में है। फिर यहां पर मानस, डिब्रू, सखुआ देखोगे, ये आपके असम में है। दिहांग दिबांग आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और आप कंचनजंगा जो देखोगे तो ये कहां पर है, सिक्किम में है। तो 4 आपके क्या हो गए, पूर्वोत्तर में हो गए। नौकरेक मेघालय हो गया, बात समझ रहे हो, नौकरेक कहां हो गया, मेघालय हो गया। इसके बाद जो है मानस जो है कहां पे हो गया, मानस, डिब्रू दिबांग, साखरकुआ जो है ये असम हो गया। दिहांग दिबांग कहां हो गया, अरुणाचल हो गया। और कंचनजंगा क्या हो गया, आपका सिक्किम हो गया। तो इस तरीके से जब आप मैप से इस चीज को याद करेंगे तो वो चीजें आपकी मेमोराइज होंगी और वो कभी नहीं भूलेंगी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है, 18 है। अगर इसमें से पूछे कि मॉब कितने हैं, मैं समझ रहे हो, क्लियर। तो इनकी संख्या भी मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको याद होगा, क्लियर। तो ये चीज आपको इस तरीके से इसको कंठस्थ करना है। जितनी बार मैप देखेंगे उतनी बार चीजें क्या होंगी, आपकी क्लियर होंगी। अब इसी से संबंधित जो है एक डिक्लेरेशन आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुमनिंग डिक्लेरेशन, जो चीन का एक क्या है, शहर है। वहां पर जो है बायोडायवर्सिटी को लेकर क्या हुई थी, उसके पक्षकार देश बैठे थे। तो उसी में जो उसका फाइनल डिक्लेरेशन निकला उसको बोलते हैं कुमनिंग जो है डिक्लेरेशन, कुमनिंग डिक्लेरेशन। अब इसमें यह कहा जा रहा है, इससे संबंधित आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। एक पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। पहला चीज ये कहा जा रहा है कि चीन में 100 से अधिक देशों द्वारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की जो है 15वीं बैठक में इसे अपनाया गया था। अब आपको याद होगा कि 1992 में जो आपका रियो सम्मेलन हुआ था, तो इसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक बनी थी। तो उसी यूएनसीबीडी की 15वीं बैठक यहां पे क्या है, बताया जा रहा है। दूसरी चीज, इसमें 30x30 संरक्षण जो है लक्ष्य, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 30x30 प्रोटेक्शन टारगेट किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। कहां पर अपनाया गया,
तो कुनमिंग घोषणा का क्या है, वो एक अभूतपूर्व जो है अभिन्न अंग है, प्रस्तुत किया गया, जो 2030 तक, बात समझ रहे हो, पृथ्वी पर भूमि और महासागरों की संरक्षण की स्थिति में 30% क्या करेगा, वहन करेगा। तो जो संसाधन है उसमें 30% क्या करना है, 30% संसाधनों का संरक्षण करना है, कब तक, 2030 तक। इसलिए इसको क्या बोला गया, 30 इंटू 30। 30 का मतलब 2030, 30 का मतलब 30%। किससे संबंधित है, कुनमिंग घोषणा से। ओके, ये दोनों तथ्य जो हैं आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपसे साझा करनी थी। आगे आइए, अगली चीज जो है वो कई बार आपसे क्या होता है, प्रोजेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जो संरक्षण प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, हाथी मेरा साथी है, प्रोजेक्ट हंगुल है, हिम तेंदुआ परियोजना है। ऐसे कई परियोजनाएं हैं। अब इनका आपको उत्तर देना है और यह बताना है कि भाई साहब इसमें क्रम से क्या है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं आपके कमेंट को क्या करूंगा, देखूंगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो यह 1973 से शुरू होता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात करें तो यह 1992 में आता है। हाथी मेरा साथी की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, तो हाथी मेरा साथी जो है क्या हो जाएगा, यह 2011 में यह परियोजना आई थी। प्रोजेक्ट हंगुल यानी हंगुल को संरक्षण करने की बात करें तो यह 1970 की बात हो जाती है। और यहीं पे अगर हिम तेंदुआ यानी प्रोजेक्ट जो है स्नो लेपर्ड की बात करें तो यह आपके 2009 का हो जाता है। अब इसके क्रम को आपको देख लेना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले 4 होना चाहिए, 4 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 5 होना चाहिए और फिर आपका 3 होना चाहिए। तो 4 3 2 5, सॉरी ये जो है 1 मिनट, सबसे पहले आपका क्या हुआ, 4 हुआ, 4 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद फिर क्या होगा, 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 5 और 5 के बाद 3। तो 4 1 2 5 3, राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब यहां पर देखिए, समझिए, सभी चीजें जो है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं मैंने एक जगह दे दिया ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक चीजों को देख सकें। बिल्कुल क्रम से लगाया गया है। प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत कहां से होती है, जम्मू कश्मीर से होती है। दाचीगामा आपने सुना होगा, दाचीगामा नेशनल पार्क जो है। आईयूसीएन और वर्ल्ड वाइड फंड ने मिलकर क्या किया, 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल शुरू किया। 1970 का दशक, ध्यान दीजिएगा, कस्तूरी मृग परियोजना यह 1970 में ही प्रारंभ हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 1970 में यह भी प्रारंभ होता है, लेकिन इससे पहले हंगुल हुआ था। क्लियर। तो यह किससे संबंधित है, जो कस्तूरी मृग होते हैं उनके संरक्षण के लिए शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया, केदारनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड से। फिर इसके बाद 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है, जिसको उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क से भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। 1975 में आपका कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट टर्टल लाया जाता है, जो उड़ीसा के, जो आप देखते हो भीतरकनिका से जो है क्या होता है, इसको संचालित किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। 1975-76 में क्रोकोडायल, प्रोजेक्ट क्रोकोडायल यानी मगरमच्छ के संरक्षण की परियोजना चलाई जाती है। फिर इसके बाद 1977 में मणिपुर धामिन मृग परियोजना, मणिपुर धामिन मृग परियोजना कब से है, 1977 में है। तो याद करो, 70 में हंगुल हो गया, फिर 70 में ही कस्तूरी मृग, तो 70 में हंगुल, 70 में कस्तूरी मृग, उसके बाद 73 में टाइगर, 73 में क्या हो गया, टाइगर हो गया। 75 में कछुआ, मैं समझ रहे हो क्या हो गया, 75 में कछुआ, 75-76 में मगरमच्छ, और उसके बाद जो है धामिन, धामिन याद करना, धामिन एक क्या होती है, कीड़े का जो है, सर्प का नाम है, जो आप पानी के खेतों में देखते हैं। तो ये कहां पे है, मणिपुर से है, 1977 में। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, 70 हंगुल, 70 में ही कस्तूरी मृग, 73 में आपका क्या हो गया, तो 73 में अगर आप याद रखेंगे तो 73 में आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बाद जो है आप आओगे 75 में, तो 75 में कछुआ संरक्षण, फिर उसके बाद 75-76 में मगरमच्छ संरक्षण, और फिर 77 में मणिपुर धामिन परियोजना, जो मणिपुर से प्रारंभ होती है। अब 77 के बाद सीधे कहां आ जाइए, 87 में जो गैंडा को बचाने की परियोजना, गैंडा परियोजना चली। 92 में प्रोजेक्ट हाथी चला, कहां से, सिंह भूमि झारखंड से चलाया गया।
इसके बाद 1996 में लाल पांडा परियोजना चलाया गया, जो पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क से जो है इसको क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा ये पार्क अभी क्या है, चर्चा में है। अभी यहां से एक पहल शुरू हुई है, करंट अफेयर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो 1996 में लाल पांडा परियोजना हो गई। 2009 में आप देखोगे तो फिर क्या होता है, स्नो लिपार्ड हिम तेंदुए के लिए। 2011 में हाथी मेरा साथी कार्यक्रम आता है और 2013 में प्रोजेक्ट इंडिया बस्टर्ड। तो 70 से आप चले थे, यहां तक पहुंचे थे, 77 तक उधर था, 87 से यहां, 87 में गैंडा आता है, 92 में हाथी, 87 में गैंडा, 92 में हाथी, 96 में आपका क्या हो गया, 96 में लाल पांडा हो गया। फिर उसके बाद 9 में क्या होता है, 2009 में हिम तेंदुआ, 2011 में हाथी मेरा साथी, 2013 में तो प्रोजेक्ट आपका क्या हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये चीजें जब 2-3 बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा और यहां से क्रम से प्रश्न पूछे या जैसे भी पूछे आपका प्रश्न सही होगा। अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध जैव विविधता संरक्षण से नहीं है? यहां पर कुछ प्रोटोकॉल दिए गए हैं, कुछ टारगेट दिए गए हैं जो जैव विविधता से संबंधित नहीं है, इसकी बात करनी है। ए है आईची टारगेट, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल, तीसरा है कार्टेजेना प्रोटोकॉल और फिर है डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूं। आईची टारगेट है, नगोया है, कार्टेजेना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध इससे नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है, तो आप जब ओजोन वगैरह पढ़ते हैं, ओजोन परत की संरक्षण वगैरह, तो उसमें मॉन्ट्रियल की क्या होती है, बात होती है। इसका संबंध आपके जैव विविधता से नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहां पर समझ लीजिए कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब आया था। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया था, लेकिन 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। बात समझ रहे हैं, 2000 में कार्टेजेना को अपनाया गया, 2003 से प्रभावी हुआ। आईची टारगेट की बात करें तो इसमें 20 जो है क्या है, लक्ष्य हैं। 20 टाइम बाउंडेड क्या है, लक्ष्य हैं जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित हैं। और यह क्या होता है, अक्टूबर 2010 नगोया जापान में इसे क्या किया गया था, अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, यही नगोया प्रोटोकॉल में जो बैठक हुई थी। तो नगोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को नगोया में अपनाया गया और 12 अक्टूबर 2014 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ। तो इसका क्रम अगर पूछे तो कार्टेजेना पहले है, फिर उसके बाद आपका क्या है, नगोया है, और फिर अभी आपको हमने कुमनिंग बताया था जो कहां पे हुआ था, चाइना में। तो वो इसके बाद की बात है। कुमनिंग घोषणा भी क्या है, जैव विविधता से ही संबंधित है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मेगा डाइवर्स देशों के संदर्भ में सत्य है। मेगा डाइवर्स कंट्री आपने सुना होगा कि क्या है, विश्व में कुल 17 देश क्या हैं, इसके अंतर्गत अधिसूचित है। क्या है, 17 देशों को इसमें शामिल किया गया है। मेगा डाइवर्स का मतलब यह होता है कि एक ऐसा देश जहां पर जैव विविधता क्या हो, बहुत ज्यादा हो, उसको संरक्षित करने के लिए एक पहल प्रारंभ किया गया, उनको दर्जा दे दिया, जैसे हॉट स्पॉट बोला जाता है, उसी तरीके से मेगा डाइवर्स कंट्री। अब इसमें यह कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, उस देश में कम से कम 5000 स्थानिक पौधे हों, मतलब पौधों की 5000 स्थानीय क्या हो, स्थानीय जो है प्रजातियां हो। और दूसरा क्या कह रहा है, देश की सीमा के भीतर कम से कम एक सागर तंत्र हो। 2 स्टेटमेंट दे रहा है, किसके बारे में, मेगा डाइवर्स देश के बारे में। अब पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिएगा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। मेगा डाइवर्स कंट्री का दर्जा पाने की यही 2 शर्त ही है कि आपके पास कम से कम 500 क्या हो, स्थानीय प्रजातियां हो पौधों की, और एक सागरीय तंत्र क्या हो, आपको आंतरिक रूप से अभिसिंचित करता हो। क्लियर। तो 1 और 2 दोनों क्या हो गया, सही हो गया। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मेगा डाइवर्स देशों की श्रेणी में कुल 17 देश वर्तमान में क्या है, शामिल है, जो मैं आपको बता चुका था। क्या भारत भी है, तो जी हां भारत भी है। और इसके बाद आप देखोगे तो अन्य कौन कौन से देश हैं, यूनाइटेड स्टेट है, कोलंबिया है, इस तरीके से पेरू है। आप देखोगे तो ये पूरे देशों का नाम यहां पर दिया हुआ है, पीडीएफ मिलेगा तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मेगा डाइवर्स समझते रहिए किससे है, जैव विविधता से है। अगले पे आइए। आईयूसीएन जिसकी स्थापना कब हुई थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1948 में। और मिशन ब्लू क्या है, मिशन ब्लू द्वारा संचालित होप स्पॉट, ये होप की बात हो रही है, होप मतलब उम्मीद, आशा,
कि सूची में से निम्न में से कौन से स्थल शामिल हैं। यानी जो आयुसियन और मिशन ब्लू एक कार्यक्रम प्रारंभ किया और उसने विश्व के कुछ स्थलों को होप स्पॉट का दर्जा दिया। अब इसमें कुछ स्थल भारत के दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। ध्यान दीजिएगा, तो जब इस पे देखोगे तो इसमें क्या है, मन्नार की खाड़ी इसमें शामिल नहीं है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। तो राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 2 और 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बी क्या है, 2 और 3 है। अब क्या होता है, होप स्पॉट किसे कहते हैं, वो एक समुद्री क्षेत्र होता है और खास तौर से होप स्पॉट का संबंध जो है वो मरीन इकोलॉजी से है। जो समुद्री परितंत्र होता है, समुद्री जैव विविधता होती है, उसको संरक्षित करने के लिए आईयूसीएन और मिशन ब्लू, बात समझ रहे हो, आईयूसीएन और मिशन ब्लू ने क्या किया था, इसको प्रारंभ किया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो बायोडायवर्सिटी के मामले में काफी रिच हैं, उनमें मानवीय हस्तक्षेप को रोका जाए ताकि जैव विविधता का लॉस न हो। बात समझ रहे हैं? तो यही चीज क्या है, चीजें हैं, इसीलिए इन्होंने क्या किया, होप स्पॉट कार्यक्रम प्रारंभ किया। आगे आइए, अब अगली चीज है हॉट स्पॉट की बात हो रही है। किसकी? हॉट स्पॉट। वो क्या था? होप स्पॉट था। ये क्या है? हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि जहां पर जैव विविधता क्या हो, प्रचुर मात्रा में हो, उसको हॉट स्पॉट कहा गया। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब पूछा यह जा रहा है कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों की संख्या कितनी है? केवल 2, 3, 4, 5। क्लियर? तो वर्तमान में इसका आंख मूंद के आप उत्तर क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। अब 4 जो है कौन कौन से हैं, तो ये मैप में देखोगे तो क्या है, उस चीज को दर्शाया जाएगा। भारत में 4 आपके क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट है। पहला तो ये हो जाएगा हिमालय वाला जो है आपका पूरा क्षेत्र, दूसरा ये हो जाएगा पश्चिमी घाट वाला, तीसरा यहां पर नीचे जब जाओगे तो जो सुंडालैंड और श्रीलंका वगैरह वाला जो मिलके बनता है, और एक आपका ये चीज हो जाता है। ओके, तो वेस्टर्न घाट ये चीजें हैं। अब हॉट स्पॉट की शुरुआत कहां से होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जो मायर्स नाम का अभी आपको हमने बताया था पीछे, मायर्स नाम के जो वो थे पर्यावरणविद थे, उन्होंने द कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम करने वाली एनजीओ है, उसके साथ मिलकर इसकी पहली सूची इन्होंने क्या की थी, तैयार की थी। विश्व में वर्तमान में 36 क्या है, मान्यता प्राप्त जो है हॉट स्पॉट स्थल हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जिसका मैप आपके सामने इस प्रकार है। एक बार इस मैप को आप क्या करिएगा, जरूर देख लीजिएगा। अगली बात जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि हॉट स्पॉट किसे चुना जाएगा। क्या किसी भी स्थल को उसकी मान्यता दे दी जाएगी या इसकी कुछ शर्तें होंगी? तो किसी भी स्थल को हॉट स्पॉट के तौर पर चुनने के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशन होती है। अगर उसे फॉलो करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सवाल में यह पूछा जा रहा है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र द्वारा कितने शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है? 1, 2, 3, 4। कितनी शर्तें पूरा करनी है? आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। आंसर आपका क्या है? 2 है। अब कैसे हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहली चीज यह बताई जाती है कि उसी क्षेत्र को दर्जा मिलेगा जहां पर कम से कम 1500 प्रजातियां क्या हो, पौधों की मौजूद हो। कितनी? 1500 स्थानीय प्रजातियां। मैं समझ रहे हैं, स्थानीय प्रजातियों के रूप में इससे अधिक होनी चाहिए, और जिनका 70% से अधिक मूल पर्यावास क्या हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो। 1500 से ऊपर क्या होनी चाहिए, पौधों की स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए मान्यता प्राप्त, और 70% से अधिक मूल पर्यावास क्या हो जाना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। अगर इन दोनों शर्तों को पूरा करेंगे तो आपको हॉट स्पॉट का क्या मिलेगा, दर्जा मिलेगा। कौन देता है? तो अभी आपको एनजीओ और मेयर्स का जो है नाम क्या किया गया, बताया गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपके ये टॉपिक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अल्फा बीटा, बायोस्फीयर रिजर्व, ये जितने टॉपिक यहां पर लिखे गए हैं, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे पुनः कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।